Hi friends, how are you? A very good morning. So today is 22nd August. ये देखते हैं आज क्या था. हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल. एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उड़ीसा ने कहा है एनएचएआई को कि देखिए आपने जो सड़कें बनाते हुए पेड़ों को काटा था या पेड़ों को तोड़ा था या जो पेड़ हटे थे उनको ट्रांसलोकेट किया जाए, किसी और जगह लगाया जाए. तो देखिए ये एक तो आपके लिए मेंस के लिए फॉर्डर हो गया कि अगर ऐसे पेड़ कटते हैं या एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं. क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ओडिशा गवर्नमेंट पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे एनएचआई के पास गई है और एनएचआई के लिए भी पहली बार होगा कि वो ट्रांसलोकेट करे उन ट्रीज को जो ऑलरेडी उगे हुए हैं. देखिए क्या होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में जब ट्रीज हटाए जाते हैं, नए सीड्स नए प्लांट्स तो लगाए जाते हैं ट्रांसलोकेशन के टाइम पे, बट उन्हीं ट्रीज को दोबारा लगाना ये पहली बार ऐसा हुआ है. तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये आपका फॉर्डर है मेंस के लिए. दूसरा प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जब आप देखते हैं ना कि बहुत अटपटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा कभी क्वेश्चन सुना नहीं है, ऐसा कैसे क्वेश्चन आ सकता है जिसका हमें पता ही नहीं है किस करंट अफेयर्स में कैसे ला सकते हैं इसको. तो ऐसे ऐसे चीज़ों से निकलता है वो. देखिए याद रखिएगा इसमें लिखा है कि जो ट्रीज जो 15 साल पुराने हैं ना, उनको किया जा सकता है प्लांट क्योंकि उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल हाइयर हैं. मगर जो पुराने ट्रीज हैं जो मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड हैं, उनको डीरेसिनेट करना बहुत मुश्किल है. उनके सर्वाइवल के चांसेस कम हैं. दूसरा पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है. कहते हैं जब टैप रूट अगर स्लैश हो जाती है ना ड्यूरिंग द रिमूवल प्रोसेस, जब हटा रहे होते हैं और अगर उनकी टैप रूट स्लैश हो जाती है, टैप रूट मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी सीड डालते हैं सॉइल में ताकि वो प्लांट बने, तो जो सबसे पहले रूट निकलती है दैट इज कॉल्ड टैप रूट. ठीक है. तो कहते हैं अगर वो स्लैश हो जाए तो चांस जो होता है ना सर्वाइवल का, ट्रांसप्लांटेशन का, वो कम हो जाता है. ठीक है. एक देखिए मैंने सर्च करने की कोशिश करी बट मुझे मिला नहीं, बट मुझे याद है हमारे जब हमने एग्जाम दिया था 2009 टू 2019, उस टाइम एक जगह कौन से वाले प्रीलिम्स में आया था, एक क्वेश्चन जरूर आया था कि जब हम ट्रांसलोकेट करते हैं ट्री को तो उसकी ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं कि किस वजह से कम होते हैं. तो वही था, टैप रूट पे ही क्वेश्चन था वो. तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. पहली बार ऐसा हुआ है. तो प्रीलिम्स में तो ये लिख लीजिएगा जो यंग ट्रीज हैं उनके चांसेस सर्वाइवल के ज़्यादा होते हैं. पूछ सकते हैं कि यंग ट्रीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं या ओल्ड ट्रीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या क्या वजह होती है कि उनके चांसेस कम हो जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन के. तो याद रखिएगा क्योंकि उनकी टैप रूट जो है अगर वो स्लैश हो जाती है तो. ठीक है. उस वक्त एक पेज 6 पे था, ये जो साइंटिस्ट जो सिंगापुर के हैं, उन्होंने एक इंडियन भी है उसमें, जो एक बैटरी बनाई है दैट कैन बी पावर्ड बाय ह्यूमन के पसीने से, स्वेट से. तो ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है ये. तो इसमें इतना गौर मत कीजिएगा, मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को आदत होती है कि देख के न्यूज़ बनाने की. लिखना चाहें आप लिख सकते हैं अपने प्रेजेंस की बुक में. उस वक्त एक पेज 7 पे था, थोड़ा सा तालिबान को लेके था कि जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने इनका पूरा साथ दिया है, इन्होंने साथ मिल के लड़े, तालिबान के साथ मिल के यूएस से लड़े हैं जब यूएस थी अफगानिस्तान में. और अब ये पूरा आतंक मचाने के हालात में हैं और पूरा इंटेंसिफाई कर देंगे अपने एफर्ट्स को ताकि ये इंडियन टेरिटरी में भी घुस सके. तो ये थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न है. उसमें क्या है कि थोड़ा सा देख लेना चाहिए हमें जैश ए मोहम्मद क्या है क्या नहीं. जैश ए मोहम्मद एक्चुअली क्या फाउंड हुआ था पाकिस्तान में बाय मसूद अजहर. ये मसूद अजहर वही है, जब अपने को आपको लोगों को नहीं पता तो मैं बताया तो 1999 में जब हमारा एयर जो प्लेन है हाईजैक हुआ था, उसको कंधार लेके चले गए थे, तब कंधार को तालिबान ही कंट्रोल कर रहा था. वहाँ पे तालिबान का ही राज था, तो वहाँ पे हमारी जो है फ्लाइट चली गई थी. उसके एक्सचेंज में जब हमें छोड़ना पड़ा था मसूद अजहर को, तो छूटते ही उन्होंने 2000 में जैश ए मोहम्मद बना ली थी. लश्कर तैयबा क्या है, लश्कर तैयबा बेसिकली फाउंड हुई थी अफगानिस्तान में इन 1987 बाय हाफिज सईद, जिनका नाम कहा जाता है कि इन्होंने बॉम्बे में अटैक पर जो हुआ था उसमें इन्हीं का हाथ था. उसके बाद पेज 8 पे था थोड़ा सा मधुर फ्लोर मैट्स का, देखिएगा. ये वेस्ट बंगाल में बनते हैं, मधुर के कारपेट्स भी बनते हैं. ये यूनिक है वेस्ट बंगाल में क्योंकि ये मेड दीज आर मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स. ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स में, इसमें मेंस का कोई मतलब नहीं है. ठीक है. तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मधुर मैट्स आपसे पूछ सकते हैं या मधुर कठी पूछ सकते हैं क्या होता है. मधुर कठी बेसिकली इनको जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग भी दिया गया था इन 2018. और मधुर कथी क्या है, राइजोम बेस्ड प्लांट है. राइजोम मतलब होता है स्टेम, जो अंडरग्राउंड स्टेम्स उगती हैं या जो थोड़ा सा ग्राउंड तक आती है, ऊपर नहीं आती ग्राउंड से ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड राइजोम. और आपने देखा होगा जैसे अदरक होती है, दैट इज ऑल्सो टाइप टाइप ऑफ, कई जगह जहाँ अदरक है हल्दी है वो जो उगती हैं वो राइजोम बेस्ड ही होती हैं. ठीक है. ये एबंडेंटली फाउंड होते हैं पूर्वा एंड पश्चिम मेदिनीपुर में. आपको याद रखना है कि बंगाल से रिलेटेड है. मधुर कट्ठी आएगा तो मधुर फ्लोर मैट्स आपको याद रखना है. इसको जीआई टैग मिला था 2018 में. ये बातें आपको याद रखनी है.
जीआई टैग का थोड़ा देखते हैं क्या है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं बट मुझे अब लेक्चर नहीं पता चल रहा था कौन सा आपको बताऊँ इसको रेफ़र करने के लिए, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ गवर्न्ड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ये फ़ोर्स में आई थिंक 2003 में आया था फ़ोर्स में तो, बट ये एक्ट बनी थी 1999 में। इट इज़ इशूड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई। इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें तो इट इज़ गवर्न बाय डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, ठीक है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर होता है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट इंडिया में जिसको जीआई टैग मिला था वो थी दार्जिलिंग टी, उसको 2004-5 में मिला था। अब क्या है कि थोड़ा सा देख लेते हैं जीआई क्या है क्या नहीं। जो प्रोडक्ट्स जिनका कोई जोग्राफिकल यूनिक जोग्राफिकल ओरिजिन होता है या इवॉल्व होती हैं ओवर सेंचुरीज, उनकी कोई स्पेशल क्वालिटी होती है या रेपुटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, तब उनको जीआई टैग दिया जाता है। इस जीआई टैग देने से मार्क हो जाता है कि वहाँ की ऑथेंटिसिटी, और इंश्योर करता है कि जो रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, ठीक है, जिनको जीआई टैग मिले या तो वो ही यूजर्स, याद रखिएगा ये प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट कि ऐसा नहीं है कि एक जो रजिस्टर्ड यूजर्स हो उन्हीं को ही, नहीं तो वहाँ पे एटलीस्ट जैसे अगर सपोज करिए अगर वेस्ट बंगाल की बदुरा मैट्स मिल गया तो ये नहीं कि जो उन्होंने रजिस्टर कराया उन्हीं को ही, नहीं तो जो उस एरिया में रहते हैं उनको भी ये यूज़ ले सकते हैं अपना ज्योग्राफिकल टेरिटरी का, ठीक है? वो पॉपुलर प्रोडक्ट नेम यूज़ कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है ताकि अनऑथराइज्ड यूज़र जो है वो रजिस्टर्ड जीआई टैग को यूज़ ना कर पाएँ। याद रखिएगा अनऑथराइज्ड मतलब जैसे अगर आप सपोज़ करिए आप दिल्ली रहते हैं, आप पता चले आप कह रहे हैं कि मेरा लड्डू भी तिरुपति लड्डू है, ऐसा नहीं होगा। और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए अच्छा है, प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स के लिए जो ये बनाते हैं, ताकि एक टैग मिल जाता है तो एक्सपोर्ट बड़ा अच्छा हो जाता है, आपको एक रिकॉग्निशन मिल जाती है और बूस्ट करता है एक्सपोर्ट को। टिपिकली जो जीआई टैग जो दिया जाता है किन-के दिया जाता है, वाइन्स के लिए भी दिया जाता है, स्पिरिट ड्रिंक्स के लिए भी दिया जाता है, फूड स्टफ के लिए भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भी, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीआई टैग जो टिपिकली दिया जाता है फॉर हैंडीक्राफ्ट्स दिया जाता है या फॉर एग्रीकल्चर, नहीं ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर भी, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हर चीज़ इसमें आ गई। साइंस पेज पे आज था कि रेन फेल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्रीनलैंड आइस शीट। तो ये बहुत कंसर्निंग है, हमारे लिए अलार्मिंग है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्यों वार्मिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए ये पॉइंट थोड़े ना कई बार पॉइंट वाइज आपके पास आते हैं प्रीलिम्स में भी, और ये आपके मेंस में भी लिखेगा क्यों अलार्मिंग है, और आपके प्रीलिम्स में क्या है कि वाटर अगर फेल होता है तो क्यों दिक्कत होती है। देखिए एक तो वाटर जो होता है वार्मर होता है यूजुअल स्नो से, तो एक ये दिक्कत है, स्नो पिघल जाएगी। दूसरा क्या होता है कि वाटर इज डार्कर, वाटर इज डार्कर देन स्नो। हमें पता है स्नो पे अगर सनलाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, बट वाटर क्या है डार्कर होने की वजह से एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो उससे क्या होगा, बर्फ पिघलेगी। अब ज्यादा पिघलेगी तो वो ओशन में जाएगी, कॉजिंग सी लेवल टू राइज, ठीक है। कहते हैं कि ग्रीनलैंड की जो आइस शीट है ना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आइस शीट है आफ्टर अंटार्कटिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पास आता है तो आप सोचेंगे आर्कटिक, ऐसा नहीं है। अंटार्कटिका के बाद ग्रीनलैंड की आइस शीट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। और कहते हैं कि एस्टीमेट है, बट अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो 20 to 25 अगर आपको परसेंटेज दे रखी हो तो ठीक मान लेना आप उसको, कि ग्लोबल सी लेवल राइज में ग्रीनलैंड आइस शीट की मेल्टिंग का 20 to 25% हाथ है। उसमें एक साइंस पेज पे था न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। कहते हैं ये देखिए साइंस पेज पे इनमें जो निकलता है ना ज़्यादातर प्रीलिम्स फैक्ट निकलते हैं। याद रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो क्लीन एंड ग्रीन रूट है टू प्रोड्यूस एनर्जी। आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इट इज़ अ क्लीन एंड ग्रीन रूट टू प्रोड्यूस एनर्जी। यस इट इज़, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रेमनेंट रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं निकलता है। यूएसए लैब ने जो लेजर बीम यूज़ किया है, और साथ में वो जो फ्यूजन कर रहे हैं किसके किसकी कर रहे हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की, ठीक है। ड्यूटेरियम ट्राइटियम आपसे पूछ सकते हैं क्या है, तो ये हेवियर आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। इनको फ्यूज किया जा रहा है बेसिकली ताकि वो हीलियम बनाए और रिलीज करे एनर्जी। उसमें एक साइंस पेज पे था टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक कहते हैं, थोड़ा सा इसका फैक्ट देख लीजिएगा, ये 4000 सालों से इंडियन सबकॉन्टिनेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि टर्मरिक कब से हिंदुस्तान में पाई जाती है या कहाँ-कहाँ पाई जाती है, या पुराने एजेस में अगर देखा जाए तो किस-किस जगह पे मिलती थी। तो याद रखिएगा 4000 साल से इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वेस्ट एशिया भी, बर्मा भी, इंडोनेशिया भी, चाइना भी, यहाँ सारी जगहों पे टर्मरिक पहले से नोन थी सिंस 4000 ईयर्स, और हमारे डेली फूड में यूज़ होती थी। फूड के अलावा ये मेडिसिन की तरह भी यूज़ होती थी फॉर द एजेस, और इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। और अगर टर्मरिक की बात की जाए इंडिया में तो किस किस को जीआई टैग मिला हुआ है, एक तो मिला हुआ है उड़ीसा के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट की
जो वहाँ पे जहाँ उगती है उसको जीआई टैग मिला था 2019 में। और कंधमाल हल्दी के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं कि एक तो ये प्योर ऑर्गेनिक होती है। आपसे अगर कंधमाल हल्दी के बारे में पूछना है, क्योंकि हल्दी आजकल थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट इसलिए चल रहा था क्योंकि इसके अंदर जो करक्यूमिन होता है उसको कह रहे थे कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और उस टाइम थोड़ा-सा इसको कोरोना को लेके भी चल रहा था, तो थोड़ा-सा हल्दी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो नोट्स बना लीजिएगा। तो ट्राइब इसको बेसिकली कंधमाल हल्दी जिसको जीआई टैग मिला हुआ है उसको ग्रो करते हैं ट्राइबल्स, ठीक है? और बिना अप्लाई करे फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड कुछ भी यूज़ नहीं करते। इसकी एरोमेटिक वैल्यू गोल्डन येलो कलर ऑफ कंदमाल हल्दी इसको अलग बनाती हैं बाकियों से, ठीक है? 60% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया जो है कंधमाल का वो हिल एंड फॉरेस्ट है। और कंधमाल जो है सूटेबल एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन ऑफर करता है टू वेरियस स्पाइसेस, जैसे कि अगर टर्मरिक उगाना हो, जिंजर उगाना हो, मस्टर्ड उगाना हो या टेमरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लिखिएगा प्लीज़। दूसरा अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो दूसरा जीआई टैग मिला हुआ है इरोड की टर्मरिक को, ठीक है? तमिलनाडु में है इरोड, इसको मिला हुआ है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन है, बड़ा अच्छा इनका साइज़ अलग सा होता है, यूनिक होता है। और हॉट मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए होती हैं इसको, मतलब टेम्परेचर चाहिए 20 से 38 डिग्री सेल्सियस, और एवरेज रेनफॉल होती है वहाँ पे 600 से 800 mm। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब हल्के में मत लेना, लिख लेना अच्छे से। एक पेज 11 पे था ऑयल बॉन्ड्स के बारे में, आपसे पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ऑयल बॉन्ड्स, और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके क्या इफेक्ट हैं, कि जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट कह रही है कि हम प्राइसेस कम नहीं कर सकते। बेसिकली जब 2005 से लेकर 2010 के बीच में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये ना स्पेशल सिक्योरिटीज इशू करी थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। याद रखिएगा, ऑयल बॉन्ड्स फॉरेन को इशू नहीं होते, अपनी ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल को हुआ था इशू। ताकि क्यों क्या था कि उनको पेट्रोल डीजल पड़ता तो महंगा था, बट उनको कहा गया था कि आप सब्सिडाइज्ड रेट में बेचें, कम रेट में बेचें। और वो कहते थे आपका नुकसान जो है ना, हम कैश देंगे तो हमारा एक्सचेकर को नुकसान होगा, तो हमको कैश नहीं देते, हम आपको ना बॉन्ड्स इशू कर देते हैं, उस पर आपको 6.5 से लेकर 8.5% तक का ब्याज भी देंगे। अब क्या है कि गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हमें उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ओएमसीज को, और जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो हमें उसके फेस वैल्यू भी देनी पड़ेगी। इस वजह से हम लोगों ने इतने रेट बढ़ा रखे हैं। अब इसका फैक्ट अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देखें तो आपको बहुत एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा मिल गई है, और आपका जो एक्सपेंडिचर है ना उससे बहुत कम है। अगर हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो आपने 1 लाख करोड़ के करीब, आपको 99,000 करोड़ के करीब 2014-15 मिली थी, जो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी जैसे ही आपने 2015-16 में 1,78,000 करोड़। और आज के टाइम की बात करें तो आपको 3,71,000 करोड़ आपको मिल रहे हैं। इतना आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। और अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो आपने अभी तक कोई प्रिंसिपल पे नहीं करा है। आपका मैक्सिमम मतलब 1.34 लाख करोड़ रुपीज़ जो प्रिंसिपल खड़ा था, उसमें से आपका अभी भी 1.31 लाख करोड़ खड़ा है। तो आपने अभी तक प्रिंसिपल तो कुछ पे किया ही नहीं है। और अगर हम इंटरेस्ट पार्ट की बात करें तो जो 70,000 करोड़ का इंटरेस्ट बनता है, अगर हम 70,000 करोड़ 7 साल में डिवाइड करते हैं तो सिर्फ 10,000 करोड़ ईयर का। और आपको रेवेन्यू देख लीजिए आप कितना हो रहा है। 2014 में 1 लाख करोड़ था, फिर 1,78,000 करोड़ हुआ, आज के टाइम में 3,71,000 करोड़ हुआ। तो इजीली आप पे भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं, तो इसलिए लोगों को दबाना बंद करिए, ठीक है? तो इतना ही आज था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। नोट्स बना लेना, और आज रेफरेंस डेट्स भी नहीं है तो बस इतना ही पढ़ना होगा। मेरी रिक्वेस्ट है इसको पढ़ के अपना जो भी त्यौहार मनाना है मनाइए, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।